तीसरी समस्या, तीसरी स्थिति जो उस दौरान पनप रही थी और बड़ा विकराल रूप ले लिया था, वह है विस्थापितों की समस्या। तीसरी समस्या, और ये तत्कालीन समस्या थी, विस्थापितों की समस्या। इसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पिछले अनेक वर्षों से लोग विस्थापित हो रहे थे, उनकी समस्याएं पूर्व अनुमानित थीं, ऐसा नहीं था। विस्थापितों की समस्या का संबंध देश के विभाजन से है। विस्थापितों की समस्या का संबंध सांप्रदायिक दंगों से है, तत्कालीन सांप्रदायिक दंगों से है। विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहां के स्थायी निवासी बन जाना। जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस की उम्मीद थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच थी कि विभाजन होने से सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे और विभाजन भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। मैंने ये भी कहा कि समय के बाद, समय काल चक्र के घूमने के ये मालूम हुआ, ये दिखाई दिया कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी ऐसा सोचना कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। इस भूल का खामियाजा इन सांप्रदायिक दंगों के रूप में और उसके साथ ही विस्थापन के रूप में दिखा। यहाँ विस्थापन, यदि मैं विस्थापन की समस्या की बात करूं, इससे बोलूं उस पर कुछ, इससे पहले आप कुछ इन दृश्यों को देखिए। ये दृश्य तत्कालीन भारत पाकिस्तान सीमा के हैं, जिसमें पाकिस्तान से भारत आते हुए लाखों लोग, भारत से पाकिस्तान जाते हुए लाखों लोग अपनी संपत्ति छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर वे अनजानी जगह की ओर जा रहे हैं, केवल इस भय से जिसमें धर्म ने एक स्थान ले लिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मुसलमानों के लिए की थी, तो बहुत सारे मुसलमान उधर जा रहे थे और यहाँ रहने वाले बहुत सारे हिंदू इस भय से भारत आ रहे थे, क्योंकि उन्हें शंका थी कि यह मुसलमानों का क्षेत्र हो जाएगा, तो इसलिए वो भारत की ओर चले। और इस विस्थापन में, इस आवाजाही में जो कुछ हुआ, वे दृश्य बोल रहे हैं। विभाजन के परिणाम स्वरूप, अच्छा, दूसरा कारण यह भी था इस विस्थापन का कि लोग अपना देश किसे मानेंगे। बहुत से लोगों ने सोचा पाकिस्तान को अब हम अपना देश माने, तो वो पाकिस्तान चले गए। वहां से बहुत से लोग भारत में आने लगे कि भारत को अपना दे, क्योंकि वो स्थायी समस्या, इस समस्या का स्थायी निराकरण चाह रहे थे और इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर वे लोग यहाँ चले आ रहे थे। विभाजन के परिणाम स्वरूप विस्थापितों की भयंकर समस्या देश के सामने आई। ये एक अनपेक्षित समस्या थी, इसका अंदाज भी नहीं था। जैसे सांप्रदायिक दंगों की दानवता का अंदाज नहीं था, उसी प्रकार विस्थापितों की समस्या इतना विकराल रूप लेगी, ऐसा अंदाज भी नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और देश को स्वतंत्र हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में भयंकर मारकाट और सांप्रदायिक दंगों के समाचार आने लगे। कहाँ? पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में।
एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र, एक हिंदू बहुल क्षेत्र, वहाँ पर सांप्रदायिक दंगों, मारकाट, इसकी खबर आने लगी। फिर दिल्ली अथवा कराची, ये भी उस सांप्रदायिकता की आग में झुलस गए, ये भी अछूते नहीं रहे। उसके बाद बंगाल का क्षेत्र, वहाँ भी इन दो धर्मावलंबियों के बीच अच्छी खासी मारकाट चली। बढ़ते हुए सांप्रदायिक दंगों के सतत समाचार आने से लोगों में बड़ा भय हो गया, और ये भय तब और बढ़ गया जब सेना का भी विभाजन करना पड़ा। सेना का विभाजन किस लिए? कि सेना के वे लोग जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वे पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बने और शेष भारत का हिस्सा। तो सेना के विभाजन के परिणाम स्वरूप भी सैनिक लोग भी जो है वो सांप्रदायिकता के रंग में रंग गए, और हंगामों को, दंगों को, आगजनी को, लूट को रोकने या अपराधियों को पकड़ने के बदले ये भी उसमें स्वयं शामिल हो गए, स्वयं भागीदार बन गए, रक्षक स्वयं भक्षक बन गए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। सेना तो गई, अंग्रेजी प्रशासन भी चला गया था, और अंग्रेजी प्रशासन तो चाह भी रहा था, जो बचा खुचा था वो तो चाह भी रहा था कि ये दंगे भड़कते रहें, समस्याएं बढ़ती रहें, ताकि जरूरत पड़े तो शायद उनको उम्मीद थी कि हमें फिर बुलावा आ जाएगा। अभी तक भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो चल रहा था वो शायद बदल जाए। तो अंग्रेज तो इसी नीति पर ही शासन कर रहे थे। जब सेना ने भी हाथ खींच लिए और उल्टा सेना भी जब सांप्रदायिकता के रंग में ढल गई, तो लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आने को विवश हो गए। अन्यथा शायद उनमें से बहुत लोग नहीं आते। लेकिन इन बदलती स्थितियों में जहां सांप्रदायिक दंगे बहुत बुरी तरह भड़क गए और सैनिक लोग भी उसमें शामिल हो गए, तो इनके पास कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान से बहुत भारी स्केल में हिंदुओं का पलायन शुरू होता है। उनकी संपत्ति, उनका घर, दुकानें, रोजी रोटी के संसाधन सब ये छोड़ बैठे और भारत की ओर आ गए। ये जो भारत जो शरणार्थी आए, और भारत आए और शरणार्थी बन गए, क्योंकि भारत में इनका कुछ नहीं था, ना इनकी संपत्ति थी, ना कोई दुकान थी, ना रोजी रोटी के संसाधन थे। तो भूखे प्यासे बस ये जिंदा हाड़ मांस की तरफ भारत पहुंचते हैं, जैसे सारे दृश्य आपको बता रहे हैं। और इन दृश्यों को लेकर या इन घटनाओं को लेकर न जाने कितनी कहानियां हिंदी साहित्य में, पंजाबी साहित्य में लिखी गई हैं, जो सच्चाई से बहुत निकट हैं। कुल मिलाकर ये लोग भारत आते हैं शरणार्थी के रूप में, जिनका अपना कोई नहीं, बस उनका अपना देश उनको मिल गया है, एक ऐसा देश जहाँ पे स्वयं शरणार्थी हैं। इन बेघर शरणार्थियों के पास ना तो पेट भरने के लिए अनाज और ना तन ढकने के लिए कपड़े, कुछ भी नहीं था। अब सोचिए, इनकी संख्या लाखों में, और इनका कोई अपराध नहीं, कोई मारकाट में शामिल नहीं, बस भाग के वो अपने देश, अपने वतन की ओर आ रहे हैं। और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी निभाना, ऐसे लोगों के लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था करना, ये भारत सरकार के मत्थे पड़ा। स्वतंत्र भारत की सरकार के सामने इन लाखों विस्थापितों को पुनर्स्थापित करने की समस्या बहुत भयंकर थी। लाखों विस्थापितों को पुनर्स्थापित करना, यानी उन्हें
उन्हें शरण देना, जगह देना, भोजन पानी की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, सुनिश्चित करना कि कोई महामारी इस क्षेत्र में ना फैले उनके आसपास, आदि आदि। तो ये बहुत विशाल रूप ले लेती है समस्या। और ये वो समय है जब भारत सरकार के पास पैसा भी नहीं था, कहने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि देश इसी समय तो स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेज क्या छोड़ के गए थे? स्थितियां बहुत बेकार थीं। ये एक बड़ी विकराल समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने एक विशेष पुनर्निवेश विभाग बनाया, ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सुचारू रूप से, एक व्यवस्थित तरीके से इन शरणार्थियों को सहायता दी जाए, इन शरणार्थियों के बसाहट की व्यवस्था की जाए, इन शरणार्थियों को देश के विभिन्न पॉकेट्स में भेजा जाए, इनके लिए शिविर तैयार करना, इनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना, आदि आदि। ये वही समस्या जो विभाजन से पनपी, सांप्रदायिकता से पनपी, और जिसका कोई अंदाज नहीं था। इस समस्या के निराकरण के लिए पैसे भी नहीं थे, और देश के संविधान निर्माता देश का संविधान बनाने में व्यस्त थे। चौथी समस्या, आर्थिक संसाधनों के विकास की समस्या। आर्थिक संसाधनों के विकास की समस्या, ये समस्या एक बड़ी विचित्र समस्या थी। विचित्र इस मायने में कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र होता है तो भारत का राजकोष खाली रहता है, क्योंकि अंग्रेज तो पूरा पैसा ले गए। भारत का राजकोष खाली, भारत के सामने सांप्रदायिक दंगों की विस्थापन की समस्याएं, और सेना आदि और अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो धन की जरूरत है उसके लिए कोई धन नहीं। ऊपर से विचित्रता इस बात की कि विभाजन भी कुछ ऐसा हुआ कि भारत का बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान चला गया। आप इस नक्शे को देखिए, रावी, झेलम, सतलज, चिनाब, व्यास, इन पांचों में बचा पंजाब। ये दो पंक्तियों में कहा जाता है, रावी, झेलम, सतलज, चिनाब, व्यास, ये 5 नदियां हैं, इन पांचों में बसा पंजाब। पंजाब। इन नदियों के उद्गम को देखिए, इन नदियों के मुख्य स्रोतों को देखिए, इनके रास्तों को देखिए। ये क्षेत्र लगभग वैसे ही है जैसा कि गंजेटिक प्लेन है, गंगा, यमुना, दोआब के क्षेत्र जैसा उपजाऊ क्षेत्र ये भी है। ये पूरा पाकिस्तान चला गया। परिणाम क्या हुआ कि इस उपजाऊ क्षेत्र में जो उद्योग थे, जो व्यापार होता था और कृषि संबंधी जो कार्य होते थे, ये भी वहां चले गए। क्या क्या उद्योग जो यहां पे थे, यहां से जुड़े हुए व्यापार और उसके साथ ही कृषि संबंधी चीजें, इसको वहां जाने से भारत के उद्योग को, भारत की कृषि को बड़ा झटका लगा, बड़ा आघात पहुंचा, बहुत चोट पहुंची। पाकिस्तान की रुई उत्पादन का 40% क्षेत्र, जूट उत्पादन का 85% क्षेत्र और गेहूं का 40% क्षेत्र पाकिस्तान को चला गया। कल्पना करिए, रुई उत्पादन का 40% क्षेत्र पाकिस्तान में, अचानक एक दिन वो हिस्सा दूसरे देश का हो जाता है जहां भारत के कुल उत्पादन का 40% रुई का उत्पादन होता। अचानक एक दिन 85% जूट उत्पादन करने वाला क्षेत्र वहां चला जाता। 85%, यानी भारत के पास जूट उत्पादन के नाम सब कुछ नहीं था। और ऐसे गेहूं उत्पादन का विशाल क्षेत्र वहां चला जाता है, जबकि पूरी जनसंख्या यहाँ,
40% गेहूं उत्पादन संबंधी क्षेत्र वहां चला गया। ये तो गए वहां, कॉटन वहां गया, जूट वहां गया, जूट उत्पादन क्षेत्र, मैं उत्पादन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, गेहूं उत्पादन क्षेत्र वहां गया। लेकिन आयरनी तो, विरोधाभास तो देखिए कि इनसे जुड़े हुए उद्योग भारत में रह गए। यानी इनकी जो मुख्य मिलें थी, इनसे जुड़े हुए जो कारखाने थे, वे भारत में रह गए। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र निर्माण और जूट के कारखाने भारत में थे, किंतु उसके लिए उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल यानी कॉटन और जूट पाकिस्तान में था। उद्योग या फैक्ट्री हमारे यहाँ, कच्चा माल वहाँ। भारत के उद्योग बंद हो गए क्योंकि कच्चा माल नहीं था, पाकिस्तान के कच्चा माल बेकार हो गए क्योंकि उनके पास उद्योग नहीं थे। अतः पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण भारतीय कारखानों को बड़ी कठिनाई हुई, कई वर्षों तक वे बंद पड़े रहे। यही हाल अन्न उत्पादन के क्षेत्र में भी था। भारत सरकार के कारखानों को, भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई गेहूं और चावल के उत्पादन को लेकर, क्योंकि इसका विशाल क्षेत्र चला गया था पाकिस्तान में। और इसी का परिणाम था कि प्रारंभ में भारत सरकार को बहुत समय तक अन्न के संकट का सामना करना पड़ा। जनसंख्या तो, विशाल जनसंख्या तो भारत में बनी रही। निश्चित रूप से विभाजन के नाम पर, मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर कई मुस्लिम पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं की तादाद गए मुस्लिमों की तुलना में कई गुना ज़्यादा थी। दूसरे शब्दों में भारत के क्षेत्र की जनसंख्या और बढ़ गई। एक ओर जहां जनसंख्या बढ़ी, वहां दूसरी ओर उत्पादक क्षेत्र वहां चले गए, उद्योग यहां रह गए, कच्चा माल वहां रह चला गया। निश्चित रूप से इससे अन्न संकट तो होगा ही, और अन्न संकट का परिणाम ये रहा कि प्रारंभ के दिनों में पैसा ना होते हुए भी भारत को करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश से अन्न आयात करना पड़ा। चावल, गेहूं जैसी चीजें भारत को करोड़ों रुपए खर्च करते हुए अनाज मंगवाना पड़ा। उत्पादन में कमी हुई क्योंकि कच्चा माल नहीं था, तो बेरोजगारी पनपी, बेकारी पनपी, और ये और तेजी से बढ़ने लगी। वैसे भी 1947 के काल में बेरोजगारी और बेकारी आदि की समस्याएं विकराल तो थी ही, इसने और विकराल रूप ले लिया क्योंकि अब कच्चे माल की अनुपस्थिति में ये जो सारे उद्योग बंद हुए, इनके बंद होने से वहाँ के लोग सब बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। बढ़ती बेकारी और बेरोजगारी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। 1947-48 के वर्षों में अभी तक भारत से 1947-48 के वर्षों में औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई, 1/3 कमी आई। और जो उद्योगों में विदेशी पूंजी की अधिकता थी, 1948 के भारत के प्रथम सर्वे के अनुसार कुल 3,200 मिलियन रुपए लगा था। यानी आप इस बात को समझ सकते हैं कि उत्पादन में कमी होने से बेरोजगारी बढ़ती है, बेकारी बढ़ती है, और परिणाम ये होता है 1947-48 के वर्षों में औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या में 1/3 की कमी आती है। अभी तक भारत के विभिन्न उद्योगों में विदेशी पूंजी की अधिकता थी क्योंकि भारत परतंत्र था। विदेशी पूंजी लगाकर ये लोग यहाँ से माल बाहर ले जाते थे। परंतु जून 48 के भारत के
प्रथम विदेशी पूंजी सर्वे के अनुसार उद्योगों में कुल 3,200 मिलियन रुपया लगा था और उसमें से 728 मिलियन ब्रिटिश था। इस प्रकार विभाजन के परिणाम स्वरूप देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी डामाडोल हो गई, बड़ी बदस्वार हो गई। ये आर्थिक समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। जब एक बार समस्या शुरू होती है, खासकर आर्थिक मुद्दे पर, तो वो बढ़ती ही चली जाती है। वही स्थिति यहाँ हुई। आर्थिक समस्याओं से के बढ़ते चक्रव्यूह से, बढ़ती आर्थिक समस्याओं की घेराबंदी से निकलने के लिए 1948 में पहला प्रयास होता है तत्कालीन सरकार द्वारा, और वह प्रयास एक नीति के रूप में होता है। आर्थिक नीति की घोषणा की जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंतर्गत अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का प्रावधान किया गया। और उसमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए जिन समस्याओं से निपटने के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उसमें एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण थी 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत सर्वोदय योजना। जेपी शॉर्ट में जिनका नाम था, जो जेपी के नाम से प्रसिद्ध थे, जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत सर्वोदय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि अहिंसा के रास्ते चलते हुए शोषण रहित समाज का निर्माण करना। इस नीति के, सर्वोदय योजना की नीति में ये बात निहित थी कि जो रास्ता होगा वह अहिंसात्मक होगा और उद्देश्य क्या होगा? शोषण रहित समाज, जहाँ किसी का शोषण ना हो। सर्वोदय, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, सभी लोगों के उदय को लेकर ये योजना बनी थी। उदय को लेकर समाज को चलना है, ऐसी भावना के साथ प्रेरित होकर ये योजना जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी। 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत। 1 अगस्त 1951, और इस प्रकार सन 51 से भारत की आर्थिक व्यवस्था को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास शुरू होता है। और वह भी तब जब भारत को स्वयं अपनी आय और अपने व्यय का कोई विशेष अंदाज नहीं था। उसके पास कुछ ऐसा ढांचा नहीं था जिससे सुनिश्चित कर सके कि उसकी आय के स्रोत क्या हैं और आय कितनी होगी वर्षांत तक। व्यय की बात तो और भी दूर। व्यय के जो मद थे वो तो नए नए मद निकलते जा रहे थे और व्यय की रकम दिन दूनी 4 चौगुनी हो रही थी। शरणार्थियों पे संभावित व्यय, सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित लोगों के लिए संभावित व्यय, सेना के निर्माण के लिए व्यय, नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए व्यय, अन्न की समस्या वैसी ही बहुत बनी हुई थी, उसको व्यय, उसके संबंध में व्यय, बेगारी बेरोजगारी का जो मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसके लिए जो आयात करने की जरूरत पड़ रही थी सामानों की, खासकर खाद्यान्नों की, उस पर किया जाने वाला व्यय, और बाकी व्यय तो अपनी तरफ हैं। इन सब समस्याओं को लेकर चलना और देश की आर्थिक व्यवस्था को एक पटरी पर लाने का प्रयास, उस दिशा में पहला सार्थक कदम इस पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लिया गया। आर्थिक नीति तो बनाई गई, लेकिन उसको लागू करने का प्रयास, जब लागू करने की जब बात आई तो अगस्त 1951 में पहली बार एक योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य रखते हुए आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य था जन सामान्य के जीवन स्तर को ऊपर करना। कोई बहुत बड़ा आदर्श नहीं था, बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था।
सरल सिंपल उद्देश्य था कि जन सामान्य के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उन्हें आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करना। ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इस आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवहन, इस पर विशेष बल दिया गया। किन पर? कृषि, सिंचाई यानी नहरों का निर्माण, बांधों का निर्माण, बिजली विद्युत निर्माण और परिवहन। क्योंकि ऐसा माना गया कि ये आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो जन सामान्य का जीवन स्तर तो उठेगा ही, लेकिन इस आधारभूत चीज़ों के निर्माण में जो रोजगार के मौके, अवसर मिलेंगे, उसका भी फायदा समाज के विभिन्न तबकों को मिलेगा। तो इसलिए इन पर विशेष बल दिया गया ताकि भविष्य में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार हो। बिजली, पानी, खेती, परिवहन, ये ही तो आधारभूत ढांचा था। अन्न का उत्पादन बढ़ाना था, इसलिए नहरों की जरूरत थी, सिंचाई की जरूरत थी। सामानों का आवागमन तीव्रतर करना था, इसलिए परिवहन की आवश्यकता थी। उद्योगों को सुचारू रूप से चलाना था, उत्पादन करना था, इसलिए बिजली की जरूरत थी। और भुखमरी से, अकाल से और आयात से, खाद्यान्नों के आयात से पैसा बचाना था और जनता को भुखमरी, अकाल आदि से बचाना था, इसलिए कृषि में विस्तार की जरूरत थी। कृषि में नए नए प्रयोग की जरूरत थी। जमीन तो चली गई, कृषि युक्त भूमि तो चली गई, तो अब जरूरत थी कि भारत की शेष भूमि में से कुछ भूमि को कृषि उत्पादन युक्त बनाया जाए, ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी पहले भरपाई तो हो। तो इस प्रकार कृषि युक्त भूमि निर्माण की प्रक्रिया भी उस दौरान बहुत चली और इसीलिए नहर, सिंचाई, बांध आदि की बात होती है। तो इस प्रकार 1951 से 1956 की पहली पंचवर्षीय योजना हमारे आर्थिक विकास को एक दिशा देती है। लेकिन ये बात तय है कि इस कदम पे आने तक स्थितियां बड़ी विषम थीं और जब संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया जहां एक तरफ दिल्ली में चल रही थी, वहीं दूसरी ओर देश के अर्थशास्त्री लोग, देश के विचारक, समाज सुधारक, ये लोग देश को एक आर्थिक ढांचा देने में भी व्यस्त हो चुके थे। विभिन्न समस्याओं में एक और समस्या, और वो समस्या थी देश के संविधान का निर्माण करना। देश के संविधान का निर्माण करना, नवीन संविधान का निर्माण करना। देखिए, इतनी सारी समस्याएं मुंह बाय खड़ी, देश एकीकृत नहीं है, आर्थिक समस्याएं हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं, विस्थापन की समस्या बनी हुई है, शरणार्थियों का आना लगा हुआ है, शासन व्यवस्था का कोई ढांचा नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान बनाने के कार्य पर ध्यान देना ये स्वयं में एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक स्वतंत्र देश के लिए तो बहुत जरूरी होता है कि उसका एक अपना संविधान हो, और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश, विविधता में एकता लाने के लिए जरूरी था कि जल्दी से जल्दी हमें एक संवैधानिक ढांचा मिले, हमारा एक संविधान मिले, और ये काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, बहुत ही कठिन काम था।